आपको कार्ल मार्क्स के जो जितने भी मूल सिद्धांत हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है भाई। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले पर्सन की तरफ। चलिए कार्ल मार्क्स के मूल सिद्धांतों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसका जो पॉइंट है, क्या कहता है कार्ल मार्क्स? मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स और फेडरल एग्लेसन द्वारा प्रतिपादित एक क्रांतिकारी विचारधारा है। मार्क्सवाद के सिद्धांत है वो जर्मनी के कार्ल मार्क्स के द्वारा शुरुआत की गई। देखो कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स का संबंध जर्मनी से है। किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स का जो आपके सामने संबंध है, आपके सामने उसके बारे में बताऊं तो उनका संबंध जर्मनी से। कहां से है? जर्मनी से। उनका जन्म होता है तब आपके सामने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है ना, वो आपके सामने अपनी चरम सीमा पर थी। क्या थी? इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है वो आपके सामने अपनी चरम सीमा पर थी। और इसके वक्त में क्या हो रहा था? जो अमीर व्यक्ति है वो और ज्यादा अमीर हो रहा था। समझ में आ गया? इसके अंदर जो अमीर लोग हैं या आपके सामने जो अमीर व्यक्ति हैं, जो अमीर व्यक्ति है ना, वो क्या कर रहे थे आपके सामने? अमीर व्यक्ति है ना, वो आपके सामने जो अमीर व्यक्ति कौन? उद्योगपति। कौन भैया? आपके सामने जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन है ना, जो उद्योगों को चलाते हैं, वो क्या कर रहे थे? जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उस समय औद्योगिक क्रांति की नई नई शुरुआत होती है, कोई इतने कानून नहीं थे मजदूरों से। क्या कर रहे थे? 10 से 12 घंटे, 10 से लेकर 12 घंटे या उससे भी ज्यादा काम करवा रहे थे, और उसके एवज में उन्हें बहुत कम तनख्वाह देते थे। क्या देते थे? उनके एवज में उनको बहुत कम पेमेंट दिया जाता था। जितना उनसे काम करवाया जाता था उससे उनको बहुत कम पेमेंट दिया करते थे। समझ में आ गया? पेमेंट उनको बहुत कम मिलता था। इसके वजह से जो समाज है उसके अंदर क्या आपके सामने जो अमीर और गरीबों के बीच में एक तो पैसे की बहुत बड़ी खाई बढ़ने लगी। क्या है? अमीर और ज्यादा अमीर होते चले गए, है ना, और गरीब है वो बेचारा आपके सामने गरीब का गरीब ही रह गया। तो उस समय एक कार्ल मार्क्स नामक एक विचारक आया। कौन आया? कार्ल मार्क्स आपके सामने नामक विचारक आया, जिसने पहली बार ये बात बताई। क्या बताया? कि समाज के अंदर दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है व्यापारी वर्ग, ठीक है, एक वर्ग होता है मजदूर वर्ग। व्यापारी वर्ग क्या करता? आपके सामने जब भी कोई मजदूर से काम करवाता ना, है ना, जब भी कोई बिजनेसमैन है आपके सामने, वो आपके सामने कभी भी कोई मजदूर से काम करवाएगा ना, तो क्या करेगा? उससे आपके सामने 1000 रुपए का काम करवाएगा। कितने रुपए का? 1000 रुपए का काम कराएगा, तब आपके सामने इसको कितने रुपए देगा? 700 रुपए देगा। कितने रुपए देगा? 700 रुपए देगा। जैसे आप अपने खेत में किसी मजदूर को लेकर आते हो, तब उससे 1000 रुपए का आप काम करवाते हो, तब उसको 700 रुपए देना आप प्रीफर करते हो। तो उसको उन्होंने क्या बताया? ये कभी भी मजदूर है उसको पूरा रुपया नहीं दिया जाता है, और ये 300 रुपए है ना, ये उद्योगपति जो बच गए वो अपनी जेब के अंदर रख लेता है। समझ में आ गया? इसी को इसने मनी सरप्लस बोला। क्या बोला? मनी सरप्लस बोला। और इसी अधिक मनी के कारण क्या है? आपके सामने जो उद्योगपति है वो और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं, और गरीब व्यक्ति है वो और ज्यादा गरीब होता चला जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसी को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बोला गया है। ये इनके द्वारा सिद्धांत था, और इन्होंने सबसे पहले पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य पूंजीवाद व्यवस्था का हिंसक अंत करके, अच्छा एक पॉइंट में बताना भूल गया, और इनका यह कहना था कि जो मजदूर वर्ग है, ये मजदूर वर्ग है, अगर इनको अपनी प्रगति करनी है, मजदूर वर्ग को अगर अपनी प्रगति करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा भाई? क्रांति करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्रांति करनी पड़ेगी। और क्रांति कब कर पाएंगे? जब वो एकजुट रहेगी। समझ में आ गया? हिंसा का सपोर्टक थे, आपके सामने सपोर्ट करते थे। फ्रेडरिक एगल्सन द्वारा प्रतिपादित एक क्रांतिकारी विचारधारा, इनका मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का हिंसक अंत करना था। इनका क्या लक्ष्य था? कि पूंजीवादी व्यवस्था, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसका क्या करें अपन? हिंसक अंत करते, मतलब वक्त के साथ आपके सामने इनको क्या करते? हिंसक अंत कर दिया जाए, और एक शोषण मुक्त समाज का निर्माण किया जाए। कैसे समाज का? एक शोषण मुक्त समाज है उसका निर्माण किया जाए, जहां पर अमीर व्यक्ति है वो गरीब व्यक्तियों का किसी भी प्रकार से शोषण ना कर सके। एक वर्गहीन समाज। वर्गहीन समाज कौन सा होता है? जहां पे अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति जैसा कोई भी समाज नहीं होना चाहिए, सभी लोग बराबरी का हिस्सा हो। और राज्य विहीन, ये जो जमींदारी प्रथा है, सामंतवादी व्यवस्था है, जिसमें आपके सामने जो बड़े बड़े लोग हैं या आपके सामने क्या करते हैं? लोगों से मुफ्त में काम कराते हैं, बेगार करवाते हैं, वैसी व्यवस्था भी साम्यवादी व्यवस्था है। जो ये साम्यवादी व्यवस्था है ये भी आपके सामने खत्म होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब कार्ल मार्क्स के मूल सिद्धांतों की बात करें। पहला पॉइंट है कार्ल मार्क्स का मूल सिद्धांत। पहला द्वंदात्मक भौतिकवाद का
डाइलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? डाइलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म का सिद्धांत है। मार्क्स ने हिगल के द्वंद्वात्मक वाद, प्रतिवाद व संवाद को अपनाया, लेकिन हिगल के विचार की जगह पदार्थ अर्थव्यवस्था को दुनिया का आधार माना। क्या माना? कार्ल मार्क्स ने हिगल ने हिगल के जो द्वंद्वात्मक का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? हिगल के जो द्वंद्वात्मक का सिद्धांत है उसको अपनाने का काम किया, लेकिन हिगल के विचार की जगह अर्थव्यवस्था को दुनिया का माना। इन्होंने क्या बताया? कार्ल मार्क्स ने हिगल का जो द्वंद्वात्मक का सिद्धांत तो माना, लेकिन इन्होंने ये कहा कि समाज है ना वो पैसे पर टिका हुआ है। किसके ऊपर टिका हुआ है? समाज है वो पैसे के ऊपर टिका हुआ है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो समाज को उतना ज्यादा नियंत्रण करता है। भैया आपके काम में देख लो, जिसके पास पैसा है उसकी बात सबसे ज्यादा चलती है, उसी की क्या है? सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा लोग उसकी बात मानते हैं, सबसे ज्यादा लोग उसी के पास बैठे रहते हैं। यही बात कार्ल मार्क्स ने भी बताई थी। मार्क्स के अनुसार संसार का विकास के कारण कोई ईश्वरीय विचारधारा नहीं बल्कि आर्थिक स्थितियां हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा जो आप भगवान भगवान करते रहते हो ना, वो इस संसार को चलाए या न चलाए, पैसा जरूर चलाता है। क्या चलाता है? पैसा इस समाज को जरूर चलाता है। भगवान चलाए ना चलाए इस समाज को, लेकिन पैसा है, मनी है, वो आपके सामने समाज को जरूर से चलाता है ना? या कोई विचारधारा नहीं चलाती है, यही चलाता है, भगवान की जगह पैसा चलाता है। इतिहास में भौतिकवाद की व्याख्या। समाज का आधार बेस उसकी अर्थव्यवस्था है। धर्म, कानून व संस्कृति केवल अधिरचनाएं हैं जो अर्थव्यवस्था की पर टिकी हुई हैं। उन्होंने क्या बताया? समाज का आधार अर्थव्यवस्था है। पूरा का पूरा समाज किस चीज पर टिका हुआ है? पैसे पे, अर्थव्यवस्था पे टिका हुआ है। ये आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं, धर्म, कानून और संस्कृति, ये केवल क्या है? सिर्फ बनाने की, दिखावे की चीजें हैं। क्या है? जो धर्म हो गई, कानून हो गया और संस्कृति, ये सब चीजें दिखावे की चीजें। और ये बात सही भी है भाई, सीधी सीधी बात है। कानून भी पैसे में बिकते हुए देखा है, धर्म भी मैंने तो पैसे में बिकते हुए देखा है, और संस्कृति है, जिसके पास पैसा है उसके लिए ना कोई धर्म, कानून और संस्कृति जैसी चीजें होती हैं। ये आम लोगों के लिए चीजें बनी है। ये काफी हद तक उनकी बात सही भी थी, है ना? पूर्ण तरीके से सही नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक तो सही थी। जो अर्थव्यवस्था पर टिके हुए, जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो पूरा समझ बदल जाता है। कभी भी देखना आपके सामने धार्मिक चीजें जब भी बढ़ती है जब पैसे की किल्लत आ जाती है। पैसे की किल्लत आती है तो लोग ऑटोमेटिक धार्मिक हो जाते हैं। अरे ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, आपके पास कभी थोड़ी बहुत तंगी आ जाए, जीवन में आपकी परेशानी, तुरंत भगवान के पास चले जाओगे। समझ में आ गया? और दो पैसे आपके पास आए नहीं, कौन भगवान कौन मैं, कोई मतलब लेना देना ही नहीं रहता है, नहीं रहता ना। तो इसी तरीके से समाज में अर्थव्यवस्था बदलने के साथ सब सारी की सारी चीजें हैं वो तुरंत बदलने लग जाती है। क्या हो जाती है? तुरंत सारी चीजें हैं वो बदल जाती हैं। चलिए अगले वाला कॉन्सेप्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार आज तक संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष के इतिहास पर टिका हुआ है। क्या हुआ है? समाज का इतिहास है वो दो ही चीजों पर टिका हुआ है। समाज में दो वर्ग होते हैं, एक तो शोषक वर्ग होता है जो समाज को क्या करता है? चलाता है। शोषक वर्ग कौन सा होता है? जैसे व्यापारी हो गया। कौन सा हो गया? व्यापारी लोग है, वो शोषक वर्ग के अंदर आते हैं। शोषित वर्ग कौन सा होता है भाई आपके सामने? शोषित वर्ग के अंदर आपके सामने आते हैं कौन? मजदूर। कौन आते हैं भाई? मजदूर आते हैं। तो समाज में दो ही वर्ग है, एक शोषक जो समाज में शोषण करते रहते हैं, शोषित वर्ग जो लगातार शोषित होता रहता है। उसमें कौन आते हैं आपके सामने? मजदूर। और इसमें व्यापारी वर्ग आपके सामने आते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए पूंजीवाद के ये दो वर्ग हैं, बुर्जुआ, बुर्जुआ। इन्होंने क्या बताया? जो भाई व्यापारी वर्ग अपन बोलते हैं, पैसे वाले लोग, इनको जर्मनी भाषा में बुर्जुआ बोला जाता है, पूंजीपति वो बोला जाता है। और अगले कौन आपके सामने? सर्वहारा, मजदूर वर्ग। इनके अनुसार बुर्जुआ और सर्वहारा दो आपके सामने समाज के वर्ग हुआ करते हैं, जिसमें जो बुर्जुआ वो पूंजीपति वर्ग है और सर्वहारा मजदूर वर्ग के रूप में उसको जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ, अगले वाले बिंदु की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो जो मैंने सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताया था ना, वो यहां पर निकल कर आएगा कि 1000 रुपए का काम कराते हो तो उसको 700 रुपए देते हो, 300 रुपए अपने पास रख लेते हो। यही सिद्धांत सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत है। समझ में आ गया? क्या कहता है ये सिद्धांत? एक वस्तु के उत्पादन की लागत और उसके बाजार मूल्य में अंतर के कारण अतिरिक्त मुनाफा होता है। क्या होता है? कोई भी चीज का निर्माण किया गया तो 100 रुपये उसकी लागत लगी। समझ में आ गया? लेकिन व्यापारी उसको कितने रुपए में बेचेगा भाई? 1500 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा? इससे उसको क्या होगा भाई? 5। यहां पर समझा देता हूं, कोई भी चीज है उसको बनाने में कितने रुपए लगे? 1000 रुपए की लागत लगी। कितने की लागत लगी? 1000 रुपए की लागत लगी। लेकिन व्यापारी उसको कितने में बेचेगा? 1500 रुपए में उसको क्या करेगा? बाजार में बेचेगा। समझ में आ गया? अब इस सब प्रक्रिया में उसको क्या हो गया? 500 रुपए का क्या हो गया भाई? उसको मुनाफा हो गया। क्या हो गया? 500 रुपए का उसको मुनाफा हो जाता है।
समझ में आ गया। और यही 500 रुपए का जो मुनाफा है उसी को क्या बोला गया आपके सामने, वैल्यू सरप्लस। वैल्यू सरप्लस अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उसको बोला गया है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। 1000 रुपए की लागत लगती है कोई भी वस्तु के निर्माण करने पर, तो व्यापारी उसको 1500 रुपए में बेचता है, 500 रुपए का उसको मुनाफा होता है, उसी को वैल्यू सरप्लस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको सारी की सारी चीजें। मुझे उम्मीद आपको मैंने अच्छे से समझा दी होगी। यही मुनाफा मजदूर की मेहनत से पैदा होता है। और ये मुनाफा कैसे पैदा हुआ, वो 1000 रुपए आपके सामने उसने जो 1500 रुपए का काम करके दिया ना, उसके बदले उस मजदूर को कितने मिले थे, 1000 रुपए ही मिले थे। और इसी से मजदूर का शोषण भी होता है। समझ में आ गया। क्रांति में सर्वहारा की तानाशाही, शोषण से तंग आकर अंततः मजदूरों को एकजुट होना चाहिए। ये क्या कहते थे कि ये जो समाज में जो शोषण हो रहा है मजदूरों को, इस अगर आपको शोषण से बचना है तो सभी मजदूरों को क्या होना पड़ेगा भाई, एकजुट होना पड़ेगा। और पूंजीपतियों के खिलाफ हिंसा क्रांति करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, जो पूंजीपति लोग हैं इनके खिलाफ आपको हिंसात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, हिंसात्मक आपको चीजें करनी पड़ेंगी। क्रांति के बाद में सर्वहारा वर्ग तानाशाही को स्थापित होगा। उसके बाद में क्या होगा आपके सामने, अगर आपके सामने क्रांति होगी तब जो मजदूर वर्ग है, क्या है, जो मजदूर वर्ग है ना आपके सामने, जो मजदूर वर्ग है उसकी आपके सामने क्या समाज में सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, उनकी फिर तानाशाही, वो जो ऐसा चाहेंगे वैसा देखने को मिलेगा। जो पूंजीपतियों की संपत्ति छीनकर समाज में बांट देनी चाहिए। कार्ल मार्क्स तो सीधे कहते थे पूंजीपतियों के साथ लड़ाई करो, हिंसात्मक क्रांति करो, उनकी संपत्ति छीनो और आपके सामने आम व्यक्तियों में बांट देनी चाहिए, गरीबों में उसको, मजदूर वर्गों में उनको बांट देनी चाहिए। अगले वाले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, राज्य और वर्ग का अंत होना समाजवाद। जब समाज में कोई अमीर व गरीब वर्ग नहीं बचेगा तो राज्य में पुलिस सेना भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। समाज में आपके सामने ना तो कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सभी व्यक्ति समान होंगे, तो ना तो कोई व्यक्ति आपके सामने क्राइम करेगा। भाई समाज में क्राइम क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है क्राइम, क्योंकि समाज में क्या होता है, क्या तो कोई गरीब व्यक्ति होता है, कोई एक अमीर व्यक्ति होता है, तो दोनों को क्या लगता है कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय को परिपूर्ण करने के लिए क्या देखने को मिलता है, क्राइम जैसी एक्टिविटी होती है। समझ में आ गया। तो यही कहा है कि जब समाज में ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा तो राज्य में पुलिस और सेना जैसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये राज्य जैसी संस्थाएं हैं वो अपने आप ही विलुप्त हो जाएंगी समय के साथ, और अंत में साम्यवादी व्यवस्था देखने को मिलेगी। कौन सी व्यवस्था, जो साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवादी अव्यवस्था नहीं होगी। समझ में आ गया। चलिए, मार्क्सवाद केवल एक दर्शन नहीं बल्कि कार्रवाई का आह्वान भी करता है। कार्ल मार्क्स है ना, वो सिर्फ आपके सामने एक दर्शन ही नहीं है, फिलोसफी, एक विचारक के नहीं, अन्य विचारकों की तरह कार्ल मार्क्स में यही अंतर है कि कार्ल मार्क्स है ना, वो आपके सामने एक विचारक ही नहीं रहे बल्कि आपके सामने एक क्रांतिकारी के रूप में भी उनको जाना जाता है। समाज में क्रांति के जनक के रूप में भी कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। दुनिया भर में मजदूरों को एकजुट करने का नारा उनके द्वारा ही सबसे पहले दिया गया था, जिसका प्रभाव 1917 के अंदर आपके सामने रूसी क्रांति के अंदर, पहली कम्युनिस्ट क्रांति के अंदर ये सब चीजें देखने को भी मिली है। समझ में आ गया। तो ये था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जो पार्ट नंबर 2 मास्टर नंबर क्लास 2 करवा दिया आपको। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।